दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ, कंप्लीट आंसर बताने वाला हूँ। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और बताए गए सभी आंसर को आप अपने कॉपी में जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। और परीक्षा से पहले, जी हाँ दोस्तों, आपको एग्जाम से पहले मॉडल पेपर के सभी सॉल्यूशन व प्रश्न उत्तर को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्योंकि मॉडल पेपर से जो है कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो सेशन पर जाकर आप अपना जो है वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ समान निर्देश के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके कुछ समान निर्देश के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा नए पैटर्न पर एग्जाम से लिया जाएगा, जिसमें कि आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से एग्जाम्स आप लोगों का लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आपका जो है 40 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और इसमें जो है फुल मार्क आप लोगों का 40 दिया जाएगा। और सब्जेक्टिव में भी आपका फुल मार्क 40 रहेगा, जो कि समय यहाँ पे 1.5 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा समय और सब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव परीक्षा में जो है कुल प्रश्नों की संख्या आपको 19 रहेगा, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही आपको उत्तर देने हैं। इसका जो उत्तर है वो आपको एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है, जिसमें कि आपका 2 अंक जो है निर्धारित की गई है। प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें जो है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको जो है आंसर जो है 150 शब्दों में आपको देना है और प्रत्येक सवाल का जो है 3 अंक जो है निर्धारित की गई है। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें आपको 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है और अधिकतम जो है आपको 250 शब्दों में आंसर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का निर्धारित किया गया है। यानी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कुल मिलाकर जो है आपको जो है यहाँ पे 5 5 10 और यहाँ पे 5 15, यानी दोस्तों टोटल जो है आप लोगों का यहाँ पे 19 सवाल, ठीक है। आपको 19 सवाल यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो 19 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है और आपको जो है इसको सभी आंसर को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में अगर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनमें से एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सबको क्लियर कर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि आपको जो है 7 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आपको 5 ही प्रश्नों का जवाब देना है। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में जो है सभी क्वेश्चन को बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहां पे दिया गया है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है मेटरनिक ने किया था। तो इस तरह से भाषा के अनुरूप आप लिख सकते हैं, या सिर्फ दोस्तों आप यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे मेटरनिक, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे मेटरनिक भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका जो है सही होगा, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको 2 मार्क ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम भारत में जो है प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है भारत में आधुनिक वस्त्र मिल जो है 1818 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित की गई थी, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। यानी कि यह जो है जो 1818 ईस्वी में कोलकाता में जो आधुनिक वस्त्र मिल को जो लगाया गया था वो जो है नहीं चला था, वो जो है पूरी तरह से फॉल्स रहा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब सफल आधुनिक कारखाना लगाया गया वो जो है 1854 ईस्वी में मुंबई में लगाई गई थी, ठीक है। तो इसी तरह से भाषा के अनुरूप आपको यहाँ पे लिखने हैं कि आपको आंसर देने हैं कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित की गई, जो कि फॉल्स रहा था। उसके बाद आपको फिर वहाँ ऐड कर देना है कि सबसे पहले सफल आधुनिक कारखाना जो है 1854 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एड्रेस यहाँ पे थोड़ी ना पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया था कि कब और कहाँ स्थापित की गई थी। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जो है आंसर लिख देने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें।
तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो आप लोगों को भरसक सभी को मालूम होगा कि खरीफ फसल क्या होता है। तो दोस्तों आपको आंसर देना है कि वैसा फसल जिन्हें जो है गर्मी के समय जून या जुलाई माह में बोते हैं, जून जुलाई माह में जो है बोते हैं और अक्टूबर माह में पक जाने के बाद काट लिया जाता है, ऐसे फसल को जो है खरीफ फसल कहते हैं या खरीफ फसल कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों धान की खेती, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको तो ऑलरेडी ये सब पता होगा कि खेती किस तरह से किया जाता है, वो सभी को पता होगा। जो बजरिया होता है ना, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग जो अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर दिया गया है कि लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखे। तो लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियां इस प्रकार है, इस तरह से आपको आंसर देने हैं। पहला आपको पॉइंट बताना है कि शिक्षा का अभाव, ठीक है, पहला क्या होगा, शिक्षा का अभाव। तो आपको आगे उसके बाद परिभाषा लिख देना है कि भारत में शिक्षा का बहुत कमी है, लोग अशिक्षित है, जिससे लोकतंत्र की महत्व नहीं जानते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। और दूसरा पॉइंट में देना है कि सामाजिक असमानता। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में क्या होता है कि सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो आपको परिभाषा के अनुरूप लिख देना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता बहुत जरूरी होता है। अगर सामाजिक समानता नहीं होगी तो क्या लोकतंत्र सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको जो है लोकतंत्र के दो चुनौती को जो है आपको यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर दिया गया है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि समवर्ती सूची जो है क्या होता है। तो देखिए उत्तर आपको देंगे कि जो सूची पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण विभाग आदि समवर्ती सूची में आते हैं। यानी कि दोस्तों जितने भी, चाहे वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर दोनों मिलकर जो है कोई कानून बनाएगा, कोई कानून जो है पारित करता है, तो उसे जो है हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है आपके शिक्षा से रिलेटेड जितने भी हो गए, जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बीटेक का जो है बीआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है शिक्षा के संबंध में आता है, स्वास्थ्य के संबंध में आता है और पर्यावरण विभाग से संबंध में जो रखता है, वे सभी जो है समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप कॉपी में नोट करते जाएं। चलिए, और साथ ही दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूं, वहां मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप लोगों से मैं जो है डायरेक्ट आप लोगों से बात कर पाऊंगा, ठीक है। और आपसे जो भी सवाल हमसे जो है पूछना है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 6ठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका इजी तरीके से आपको उत्तर देने हैं कि वर्तमान समय में मुद्रा की सहायता से अपनी जरूरत के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा वस्तु विनिमय के बारे में, तो वस्तु विनिमय के बारे में आप लोगों ने जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा कि वस्तु विनिमय पहले क्या होता था, आधुनिक समय में वस्तु विनिमय होता था। यानी कि अगर आपको कोई वस्तु चाहिए और दूसरे के पास वह वस्तु है तो आप उसके बदले कोई दूसरा वस्तु दीजिए, उसके बाद आप उसके बदले आपको दूसरा वस्तु दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने जो है इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति जो है वहां पे जो है इच्छा जाहिर करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों मुद्रा विनिमय में क्या है कि मुद्रा से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, चाहे कुछ भी हो हम खरीद लेंगे, मेरे पास पैसा है तो हम खरीद सकते हैं, ठीक है। और उसका हम क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। और क्या वस्तु विनिमय हम क्रय विक्रय नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा। और आपको यहाँ पे बताना है कि इस प्रकार से जो है मुद्रा को विनिमय का जो है महत्वपूर्ण माध्यम जो है माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न से है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है सभी प्रश्नों का जो है आप लोगों का 3 अंक यहाँ पे निर्धारित की गई है, 3-3 अंक जो है आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। तो विदेशी, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे विदेशी का मतलब क्या हो गया, जो देश से बाहर है, ठीक है। जो देश से बाहर का जो सामान है वो सभी क्या है, विदेशी है। तो यहाँ पे निवेश का मतलब होता है व्यापार, समझेंगे। निवेश का मतलब क्या हो गया, व्यापार। तो व्यापार में बहुत सारी चीज हो गया, पैसा हो गया, कपड़ा हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हैं अभी दैनिक स्थिति में यूज करते हैं ना, वो सारा चीज विदेशी है, हम सब यूज करते हैं। मोबाइल भी हुआ वो भी विदेशी हुआ ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूछा गया विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। तो आपको आंसर देने हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार को ही विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो है सटीक आंसर आपको देने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों उम्मीद है कि इस बार जो है यह बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन, देखिए जितने भी जैक बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया जाता है ना, उन सभी को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा, टच होने वाला है, इसलिए आप उन सभी को अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 8वां नंबर जो दिया है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर को समझेंगे, तो आपको आंसर देने हैं कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके इस प्रकार है, यानी कि विभिन्न तरीके, उसके बाद आपको जो है 3 से 4 पॉइंट में आपको तरीका यहाँ पे बता देना है। ठीक है, तो पहला बताएंगे कि सरकार द्वारा पदवियों को लौटाया गया एवं सरकारी नौकरी को त्याग दिया। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देना है कि सभी वर्ग के लोगों द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट देना है कि विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने छोड़ दिए। तीसरा हो गया। चौथा देना है कि व्यापारियों द्वारा विदेशी व्यापार में पैसा लेना इनकार कर दिया। तो ये दोस्तों आप लोगों का इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। 2013 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था, फिर 2018-19 में भी पूछा गया था, फिर 2000 आपका जो है 20 में भी एग्जाम में पूछा गया था, और आपका 2023 में ये जो सवाल था ना, ये अथवा में दिया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार देने हैं कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का कारण इस प्रकार है। ठीक है, तो इसके बाद जो है 3-4 पॉइंट दर्शाएंगे। तो पहला पॉइंट देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन बचाव में उलझ गया। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे जो है एक दूसरे के साथ जो है एकदम विरुद्ध जो है लड़ाई कर रहे थे। तो अब ब्रिटेन जो है अपने बचाव में ही सारा चीज वो उलझ गया। उसके बाद दोस्तों आगे लिखना है कि वह भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिससे भारत के उद्योगों को पनपने का एक सुअवसर मिला या मौका मिला। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देना है कि इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने के वजह सैनिकों की सामग्री बनाने के लिए लग गए। तो इंग्लैंड में जो ब्रिटेन अपने बचाव में रह गया था, तो इंग्लैंड के जितने भी कारखाने थे, उद्योग थे, वे जो है सैनिकों की सामग्री बनाने में लग गए थे। ठीक है, आगे दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय उद्योगों को फौजी के सभी सामान बनाने का अवसर मिला। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे अवसर मिला। उसके बाद जो है उसकी जो उद्योग है वो पूरी तरह से जो है एकदम बढ़ावा मिल गया, उसको जो है काफ़ी सारा जो है उत्तेजना मिली, सारा प्रोडक्ट बनाने का उसको जो है कंस्ट्रक्शन मिलने लगा। ठीक है, आगे आपको पॉइंट दर्शा देना है कि कई नए जो है कारखाने लगाए गए, जिससे बहुत से मजदूरों को भी काम मिल गया। तो इस प्रकार से दोस्तों पहले विश्व युद्ध के समय जो है भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का ये मुख्य कारण है। तो इन सभी को पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से जो है दर्शाना, अच्छे से इसको जो है याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपकी तैयारी जो है 100% होनी चाहिए। अगर 100% से 1 भी %, ठीक है, आप सोचते हैं कि नहीं 99% तैयारी करके जाएंगे, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। आपको 100% है बोर्ड की परीक्षा में तैयार रहना है, क्योंकि आपको जो है तैयारी 100% होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नवीकरण और गैर नवीकरण, सॉरी यहाँ पे अनवीकरण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, नवीकरण और अनवीकरण, ठीक है, अनवीकरण संसाधनों में क्या अंतर है। तो देखिए अंतर क्या लिखेंगे, अंतर आपको देना है कि निम्नलिखित अंतर है। आप ढांचा के अनुरूप इस तरह से जो है आप ढांचा के अनुरूप इधर जो है नवीकरणीय संसाधन और इधर अनवीकरणीय संसाधन लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है पॉइंट में दर्शा दिया हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन का उपयोग कई बार कर सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग एक ही बार कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देंगे कि नवीकरणीय संसाधन कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन निश्चित है। यह हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद आगे आपको तीसरा पॉइंट में यहाँ पे लिख देना है कि नवीकरणीय संसाधन का निर्माण तुरंत हो जाता है, जैसे कि जल, पेड़ पौधे। आपको जो है कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दे देने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखना है जबकि
और नवीकरणीय संसाधन का निर्माण हजारों वर्ष का समय लगता है, जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम। तो ये हो गया। तो आपको जो है उदाहरण के रूप में जो है आपको बता देना है, और मैंने आपको यहाँ पे 3 अंतर आपको बताए हैं, तो इन तीनों को आप लोग अच्छे से जो है रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। तो देखिए इसका आंसर आपको देने हैं कि दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्नलिखित रूप से उपयोगी होते हैं। तो पहला आपको पॉइंट देना है कि दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, पहला हो गया। दूसरा देना है कि दबाव समूह सरकार को किसी एक हित पर कानून बनाने से रोकती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देंगे, दबाव समूह आंदोलन के माध्यम से आम जनता सरकार को समस्या से अवगत कराती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। ठीक है, और आपका जो है लास्ट पॉइंट देंगे कि दबाव समूह समाज को संतुलन बनाए रखती है। तो इस प्रकार से दोस्तों दबाव समूह की गतिविधियां जो है लोकतांत्रिक सरकार को जो है कामकाज के लिए जो है उपयोगी साबित करती है, उपयोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलंका के समाज में जाति बनावट की व्याख्या करें। तो सबसे पहले श्रीलंका में आपको पता होगा कि 3 प्रकार के जो है वहाँ पे भाषाई का उपयोग किया जाता है। 3 प्रकार के वहाँ लोग रहते हैं, एक सिंहली रहते हैं, तमिल रहता है और एक ईसाई रहता है। तो उसी को मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से भाषा के रूप आपको यहाँ पे बताया हूँ, समझाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि श्रीलंका जो है भारत का एक पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी कोलंबो है, इसमें 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सिंगली जो कि 74%, तमिल 19% और परसेंट ईसाई जो है वो 7% रहते हैं। तमिल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रीलंकाई तमिल और दूसरा होता है भारतीय तमिल। ठीक है, तो आपको भारतीय तमिल, इसके बाद परिभाषा लिख देना है तमिल श्रीलंकाई तमिल का। तो लिखेंगे जो तमिल श्रीलंका में पैदा हुए हैं उन्हें जो है श्रीलंकाई तमिल कहते हैं, और जो तमिल भारत में पैदा हुए हैं उन्हें जो है भारतीय तमिल कहते हैं। यानी दोस्तों जो भारत से जो जाकर जो है श्रीलंका में बसे हुए हैं तो उनको जो है भारतीय तमिल कहते हैं और वो तमिल में अति बोलते हैं। ठीक है, वो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चले। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार पूछा गया है और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन दिया गया था, 100% श्योर हूं, और इस बार एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे इसका क्वेश्चन की ओर दें। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। तो यानी कि आपका जो कर्ज है, कर्ज लेने के लिए क्या क्या उपयोग शर्तें लागू होती है उस पर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है, आपको उल्लेख करने हैं। ठीक है, तो आंसर देने हैं कि ऋण की शर्तें निम्न इस प्रकार है, या ऋण शर्तें निम्न इस प्रकार है। तो पहला लिखेंगे, ऋण लेने वाले लोगों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट देंगे, बैंकों को कर्ज के बदले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा पॉइंट आपको देना है कि ऋण लेने के लिए गारंटर की आवश्यक है, यानी गारंटर की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों आपके पास गारंटर नहीं है तो बैंक जो है आपको ऋण नहीं देगा, कर्ज नहीं देगी। ठीक है, आगे आपको पॉइंट देना है कि ऋण लेते समय परिवार को कागजात देनी होती है। तो यानी कि जो है यहाँ पे आपको देना है बैंक परिवार को। ठीक है, बैंक परिवार को जो है कागजात देनी होती है। आप कह सकते हैं कि ऋण लेते समय जो है आपकी पूरी संपत्ति का, ठीक है, पूरी संपत्ति क्या क्या है, आपका क्या क्या कागजात है, वो सारी चीज़ें जो है बैंक को देनी होती है, तभी जो है आप लोगों का लोन पास होता है, कर्ज आपका जो है पारित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखें। तो 3 उद्देश्य को आपको इस प्रकार देने हैं आंसर में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, दूसरा देना है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, और तीसरा पॉइंट देंगे पर्यावरण के संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना। तो ये आपका 3 जो है उद्देश्य मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको एग्जाम से पहले 100% जो है दिमाग में खोस लीजिएगा, इसको अच्छे से रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि आपको जो है यहाँ पे 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 15, 16, 17, 18, 19, आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको जो है 3 सवालों का ही जवाब देना है, लेकिन मैं आपको जो है 5 सवाल का यहाँ पे जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 15 नंबर दिया गया है दीर्घ उत्तरीय का। यहाँ पे दिया गया है कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो यानी कहता है कि यहाँ पे
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18वीं सदी के यूरोप के जो कुछ लोग हैं उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि जो मुद्रण संस्कृति है ना वो निरंकुशवाद को अंत कर देगा और ज्ञान की उत्तेजना करेगी, ज्ञान को प्रसारित करेगी। तो किस प्रकार से दिखेंगे, तो यहां पे समझें। तो आपको आंसर देना है कि निम्नलिखित इस प्रकार है, निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला पॉइंट देंगे कि छापे खाना के कारण, यानी दोस्तों छापे खाना जानते हैं ना, जैसे जहाँ पे किताब उताब छपता है, पेपर ऊपर छपता है, वो हो गया, ठीक है। तो ये आप समझेंगे। आगे आपको लिखना है कि छापे खाने के कारण किताबों की बड़ी मात्रा में छपने लगी, बच्चे, महिलाओं और साधारण व्यक्ति तक पहुंचने लगी। यानी कि दोस्तों किताबें जो है सभी व्यक्तियों के पास पहुंचने लगा, बच्चों के पास पहुंचने लगा, महिलाओं के पास पहुंचने लगा, जो साधारण भी व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो मजदूरी करते हैं, उनके पास भी किताबें जो है काफ़ी मात्रा में पहुँचने लगी, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देना है कि छापे खाना से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और वाद विवाद के द्वार खुले, जिससे नए संस्कृति को जन्म दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे छापे खाने से जो किताबें छपने लगी उसका जो व्यापक प्रचार प्रसार है, जो सही मायने में जो है शिक्षा है और वाद विवाद क्या होनी चाहिए उसको लेकर जो है सभी के पास जो है विचार पहुँचने लगे और उसके द्वारा जो है एक नई संस्कृति ने जो है जन्म लिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देंगे कि मुद्रण को लोगों के दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया। तो मुद्रण संस्कृति ने जो है पूरी सभी लोगों के दिल और दिमाग में जो है पूरी तरह से एक अच्छा सा छाप घेरा और उसको जो है पूरे दिलों और दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट दे देंगे कि बड़े बड़े विद्वानों और दार्शनिकों के विचार बड़ी तेजी से जो है लोगों तक तो पहुंचने लगे। इस प्रकार से दोस्तों मुद्रण संस्कृति ने निरंकुशवाद का अंत किया और ज्ञान का जो है उदय किया, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ ना एकदम सटीक है और एकदम आसान लैंग्वेज में है, ताकि आपको जो है पूरी तरह से एकदम अच्छे से जो है याद हो जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया गया है कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठता है। तो इसको आंसर यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे, साथ ही समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आंसर देने हैं कि विश्व भर में कोई ऐसा देश नहीं है जहां धर्म, जाति, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। हर प्रकार की विविधताओं और विभिन्नताओं से आपसी सामंजस्य बैठाया जा सकता है। तो आपको इस प्रकार से 2-4 पॉइंट आपको देना है, कम से कम आपको 3 से 4 पॉइंट देने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देंगे कि लोकतंत्र में सभी को समान आधार और यहाँ पे ऐसे लिखना है कि लोकतंत्र में सभी को जो है समान अधिकार है और इसमें अमीर और गरीब का वोट का समान ही मूल्य है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि गरीब का वोट जो है जितना मूल्य रखता है उतना भी मूल्यवान अमीर का ही वोट रखता है। यानी कि दोनों का जो है वोटिंग का जो है आधार जो है वो सारा एकदम समान है, सबको जो है अधिकार जो है सम्मान दिया गया है, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट देना है कि लोकतंत्र में पुरुष महिलाओं के बराबर या लोकतंत्र में पुरुषों के बराबर जो है महिलाओं को जो है एक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट देंगे कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक का समान जो है महत्व है। तो यहाँ पे समाधि नहीं होगा, यहाँ पे समान होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुसंख्यक का समान महत्व है, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को आदर सम्मान करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट पे देना है कि सामाजिक समूहों में, ठीक है, सामाजिक समूहों के टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से सभी को सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 4 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं, इसी में आपको जो है 5 अंक जो है दिया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखें। दिया गया है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें। तो देखिए उसे एक अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा यानी कि आपके जो पैसा है ना वो एकदम बहुत ज़्यादा जो है भूमिका निभाती है। तो किस प्रकार से भूमिका निभाती है विवेचना है, उनको अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला देंगे कि मुद्रा और कथाओं को दोहरे संयोग, ठीक है, मुद्रा और कथाओं
की दोहरे संयोग की समस्या को आसानी से सुलझाती है। दूसरा देंगे, मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्या को दूर किया जाता है या दूर किया है। उसके बाद तीसरा देंगे, मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को क्रय विक्रय कर सकते हैं। चौथा देंगे कि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा सकती है। अगर दोस्तों आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी सामान क्या खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो उस खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए। ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट देंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा का विशेष भूमिका होती है। और छठा और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा की अहम योगदान होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखें कि एक अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा की भूमिका जो है निम्न प्रकार से है। तो ठीक है, इसको अच्छे से आप याद लीजिएगा। इसमें आपको जो है 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया गया है कि जल दुर्लभता क्या है, यह संरक्षण जल संरक्षण के कैसे किया जा सकता है, यानी कि जल संरक्षण के उपाय आप लोगों को बताने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जल दुर्लभता क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है कैसी जो है जल की समस्याएं उत्पन्न हुई है, उसी को अपने दिमाग में रखकर जो है अपने शब्दों में आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर आपको देने हैं कि हम जानते हैं कि जल एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन जल के असमान वितरण, बर्बादी, आवश्यकता से अधिक मांग एवं गलत उपयोग से जल की कमी, यानी कि जल का स्तर लगातार जो है नीचे जा रहा है। जल की कमी हो रही है। जल की कमी के इस समस्या को ही जल दुर्लभता कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि जल दुर्लभता किसे कहते हैं। उसके बाद इसमें उपाय भी पूछे गए थे कि जल के क्या क्या उपाय हैं, संरक्षण को हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देंगे। आगे पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि जल संरक्षण के उपाय। ठीक है। आगे इसको देना है पहला पॉइंट कि वर्षा जल संग्रह करके, यानी कि जब वर्षा होती है उसको एक टैंक बनाकर जो है जैसे कि आपने देखा होगा कि राजस्थान में, रेगिस्तान में जो है एक जल टैंक बनाकर जो है पानी का जो है एक यहाँ पे जो है टैंक बनाया था, जिसमें कि सभी वर्षा जल को जो है संग्रह किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे आपको दूसरा पॉइंट लिखना है कि नियत जल का उपयोग करके। देखिए आज के वर्तमान समय में अगर हमको जो है नहाना होता है तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा पानी को बर्बाद करते हैं, ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं। तो थोड़ा सा जो है कम ही प्रयोग करेंगे, नियत करेंगे तो नियत जल का उपयोग करके हम जो है संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि नदियों में बांध बनाकर। देखे होंगे कि नदियों नालियों में जो है अधिकतर जो है पानी बहने लगती है। तो वैसे तो नदी में हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसको हम डैम का निर्माण कर दें। ठीक है। एक डैम का निर्माण कर देते हैं नदियों के बहाव को, तो हम क्या करेंगे, जल का संरक्षण कर पाएंगे। ठीक है। और चौथा पॉइंट देंगे कि जल को प्रदूषित होने से बचा कर, यानी दोस्तों आपको पता होगा कि आज के समय में जो है, ठीक है, आज के समय में जो है जल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। अगर हम उसे प्रदूषित ना करें तो हम इस एक तरह से जो है उसके हम संरक्षण कर पाएंगे और लंबे समय के भविष्य में आने वाली समस्याओं को हम निदान कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए दोस्तों आज के समय में जो है जल को प्रदूषित होने से अभी बचाना भी चाहिए, और आप लोग, हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग इसको अच्छे से करते भी होंगे। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में डालने से रोक लगाकर, यानी आपने को देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई कारखाना होगा, या आपने देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि कारखानों से जो है इतना दम पूरे तरह से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जिसको जो है नदी नालों में, समुद्रों में जो है डाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जल प्रदूषित होता है और इसको, इस पर रोक भी लगनी चाहिए। ठीक है। और आगे पॉइंट देना है जो कि अहम पॉइंट्स है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सरकार के द्वारा भी नई नीतियों को अपनाना चाहिए, अपनाकर जो है जल संरक्षण करने चाहिए। ठीक है। इस तरह से जो है आपको कुछ उपाय बता देने हैं। ठीक है। अपने अपने भाषा के अनुरूप आप लिखेंगे। अगला सवाल 19 नंबर है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि मानचित्र में प्रदर्शित खरीद उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करें। पहला दिया है हजारीबाग, अजमेर, लौह अयस्क क्षेत्र, विशाखापत्तनम और बेंगलुरु। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप आकृति देखेंगे, ये भारत का पूरा नक्शा दिया गया है और इसमें आपको जो है 1 नंबर या 2 नंबर ये सब सारा पहचानना है। तो पहला क्या था, हजारीबाग, अजमेर। तो देखिए यहाँ पे जो 1 नंबर है ना, 1 नंबर जो है ये आपका अजमेर है। ठीक है। 1 नंबर जो है ये पूरी तरह से जो है ये राजस्थान है। ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरह से, ये जो आकृति है ये आपका पूरी तरह से जो है ये अजमेर है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, या यहाँ पे 1 नंबर जो है ये अजमेर है। ठीक है। यह अजमेर है जो कि क्या है, राजस्थान में है।
ठीक है, राजस्थान में है। ये आपका पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यह जो दूसरा वाला भाग है, यह एक झारखंड का नक्शा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है कहता है क्या है, हजारीबाग। तो ये आपको यहाँ पे दे देना हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग आप यहाँ पे लिख देंगे हजारीबाग, और जो कि क्या है, झारखंड में है। ठीक है, आप झारखंड में है तो यह झारखंड में, तो झारखंड यहाँ पे राज्य का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा, ये तीसरा वाला जो पॉइंट है, यह लौह अयस्क क्षेत्र है जो कि उड़ीसा है। ठीक है, तो यह होगा लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र हो जाएगा जो कि क्या है, उड़ीसा में। तो यहाँ पे लिखेंगे उड़ीसा। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पे राज्य का नाम भी दर्शा देने हैं। और चौथा नंबर जो है, ये चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर जो है ये विशाखापत्तनम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विशाखापत्तनम। ठीक है, पत्तनम जो कि क्या है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऐसे लिखेंगे, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पांचवा नंबर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पांचवा पॉइंट जो यहाँ पे आप दर्शाया हुआ है, यह जो है कर्नाटक है, जो कि कर्नाटक में क्या है, मंगलुरु है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मंगलुरु। मंगलुरु क्या है यहाँ पे, कर्नाटक। उसका राज्य का नाम भी लिख देंगे कर्नाटक। तो ये हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन था उसको मैं आसानी से आप लोगों को बताया हूं, और आई होप कि आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, क्योंकि एक दो बार अगर इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे ना, तो आपको गारंटी के साथ कहूँगा दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि एकदम ईजी सब्जेक्ट में और इसी ईजी एकदम लैंग्वेज में आपको बताया हूँ, ईजी शब्द में आप लोगों को यहाँ पे आंसर दिया हूँ। ठीक है, आई होप दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जो है पूरी तरह से आंसर का सोल्यूशन जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो आप सबों को मिल सके। और इस बार भी आपको जो है 90 पार करना है, 90% जो है इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में पार करना है, टॉपर करने हैं। ठीक है, चलो।